गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम योगेश कुमार है। आज हम पीवाईक्यू के ये इतिहास विषय का जो पीवाईक्यू चल रहा है उसका ये तीसरी क्लास है। बिना किसी टाइम के खराब करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है धान्य कटक, जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र, गांधार, कलिंग, मगध। जब इस क्वेश्चन को पहली बार हमने देखा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले है धान्य कटक। ये जब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो जो अमरावती थी उसी का प्राचीन नाम धान्यकटक था। अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? धान्यकटक। और ये कौन सा काल का स्थल है? ये है सातवाहन काल का। सातवाहन काल का ये प्राचीन स्थल है जिसका नाम पहले अमरावती था और उसी का नाम है धान्यकटक। दूसरी बात यह है कि ये जो धान्य कटक है इसका मतलब क्या है? धान्य प्लस कटक। यहाँ पर धान का मतलब चावल है या धान, धान या चावल। कटक ये नगर को बोलते हैं, अर्थात इस क्षेत्र को चावल का नगर या चावल का कटोरा भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है अमरावती का दूसरा नाम है, तो इसका मतलब हुआ कि अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंसर तो निकल गया हमारा। हमारे पास एक छोटी सी तथ्यात्मक सूचना होती तो ये आंसर निकल गया। लेकिन इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं हम कि जो गांधार है ये कनिष्क के काल का बहुत ही महत्वपूर्ण महायान धर्म का स्थल है। और गांधार कनिष्क के काल का बहुत ही महत्वपूर्ण महायान स्थल है जो कि आगे जाकर के गांधार कला का निर्माण करेगा। वहीं कलिंग जो है ये उड़ीसा का अशोक से संबंधित स्थल है। और देखो, जब उड़ीसा की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के 3 से 4 स्थल हैं, वो बार बार पूछे जाते हैं। पहला है ललित गिरी। जिस शब्द के अंत में गिरी आ जाए, ललित गिरी, धर्मगिरी, जिस शब्द के लास्ट में जो गिरी शब्द आ जाए तो ये पहचानने हैं आप लोगों को। उदयगिरी, ये जो स्थल है ये कहाँ पर है? सब कलिंग में है। तो आगे से ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मगध जो है ये जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल ही माना जाता है। तो देखो, इस टाइप से हम क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से दो चीज़ मिली हैं। एक तो ये है कि अमरावती जो है उसका प्राचीन नाम पूछा है। दूसरा ये है कि ये जो स्थल है ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये धान्यकटक है, ये महासांगिक या महायान का स्थल है। दूसरी बात है कि ये जो गांधार है ये कनिष्क का, ये भी महायान का स्थल है। आंध्र प्रदेश भी महायान का केंद्र था। तो आपको साथ साथ में ये भी याद रखना है कि कौन सा स्थल महायान का है और कौन सा स्थल हीनयान का है। ये देखो, धान्यकटक या धन्यकटक भी नाम बोला जाता है इसको। अमरावती का नाम था ये और भारत के वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था जो कैथोलिक संघ के एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। धान्यकटक में अमरावती स्तूप सबसे प्राचीन और सबसे विशाल स्तूपों में से था, जो बौद्ध इतिहास में इस क्षेत्र को महत्व को बताता है। धन्यकटक बौद्ध शिक्षाओं और क्षेत्रों के लिए केंद्र के रूप में कार्य किया था जो विशेष रूप से ईसा पूर्व 2री शताब्दी से था। देखो, जो ये सॉल्यूशन है, मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसी को ही पढ़ूंगा और उसी को हाईलाइट करूंगा। बाकी आप इस पीडीएफ को घर जो है जाके इसके नोट्स बनाने हैं आपको और रीड भी करना है 2 से 3 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। देखो, यूपीएससी के पीवाईक्यू में जब भी मूलतः ओरिजिन पूछा जाता है तो आज तक के इतिहास में आप देखना, जितने भी पीवाईक्यू है चाहे हिस्ट्री पॉलिटी के, उसके जो ओरिजिन है वो हमेशा ही गलत होता है। तो एक तो हमारे पास ये तरीका होगा कि जहाँ जहाँ भी ओरिजिन पूछा जाता है तो हमको ये देखना है कि ये ओरिजिन है, ये मूल, इंग्लिश में देखना आपको, इसको लिखा हुआ ओरिजिन लिखा होगा। तो ये इसका जो ओरिजिन है वो स्तूप बौद्ध संकल्पना है, ये गलत है स्टेटमेंट। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई भी ओरिजिन पूछा जाए तो वो हमेशा ही गलत होता है, ये भी याद रखना है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम, ये जो बौद्ध संकल्पना नहीं थी, ये कैसी संकल्पना थी? ये ऋग्वेदिक कालीन संकल्पना थी। ऋग्वेदिक
ऋग्वैदिक कालीन ये एक अवधारणा थी। और ये जब आर्य भारत में आए थे तब उन्होंने जो स्तूप थे वो मिट्टी के ढेरों को उन्होंने स्तूप कहा, जबकि बौद्ध जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आगे जाके चेंज हो गया। तो यहाँ तो जो संकल्पना आई थी वो तो बौद्ध की नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। ये देखो, ये जो अवशेषों का जो निक्षेपागार होता था, ये बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो उनकी जो मृत्यु के बाद में उनकी जो हड्डियां थी, उनके जो दांत थे, उनके जो केस थे, उनके जो वस्त्र थे, उनके अवशेषों का निक्षेपागार, निक्षेपागार मतलब डिपॉजिट, उनके जो अवशेष थे उनको डिपॉजिट होता था और वो स्तूपों के अंदर ही होता था। ये जो थे ना अवशेषों का निक्षेपागार, इसको धातु गर्भ भी कहते हैं, कभी पूछ पूछ ले। धातु गर्भ स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था या धातु गर्भ का निक्षेपागार होता था या डिपॉजिट होते थे। दूसरा एक बौद्ध परम तीसरा है बौद्ध परंपरा में स्तूप जो है एक संकल्पना। देखो ये लाइन का अर्थ भी आप एक बार देखते हैं। इसमें दो शब्द हैं, संकल्प, समर्पित, और स्मारक संरचना। यहाँ ये देखो, ये जो संकल्प अर्पित है इसका मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा का प्रतीक है ये। और ये स्मारक संरचना, ये स्मरण है, अर्थात उनको याद रखने का प्रतीक है, स्मरण का प्रतीक। तो आंसर पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ओनली दो सही। लेकिन याद रखना कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि स्तूपों का महत्व क्या है, तो पहला ही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि स्तूप की जो अवधारणा थी वो ऋग्वैदिक कालीन संकल्पना थी। जब जब इसका इंट्रोडक्शन आपने ये ले दिया कि स्तूप की अवधारणा ऋग्वेद काल में थी और इसका जो आगे जाके विकास हुआ था वो बौद्ध काल में हुआ था। दूसरी बात है कि अगर महत्व पूछे तो दो पॉइंट तो यहीं से याद हो गए कि पहला है कि अवशेषों का जो निक्षेपागार या जो डिपॉजिट होता था उसको धातु गर्भ कहते थे। दूसरा है कि स्तूप की जो अवधारणा थी वो श्रद्धा का प्रतीक और स्मरण का प्रतीक थी। तो यहाँ से आप मेंस का भी एनालिसिस कर सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऋग्वेद में मिलता है इनका उल्लेख। मृतक की चिता के ऊपर मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्हार, मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? देखो, राजधानी नगर, पतन, राजधानी नगर, पतन, लोह इस्पात निर्माण के केंद्र और जैन तीर्थंकरों के चैत्य। देखो ये क्वेश्चन देखा है, इसके चार ऑप्शन देखो। इसके जो पतन है ये इसके हमेशा पतन पर, या पतन का मतलब पोर्ट, पोर्ट पर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो हमारा प्रश्न की जो थीम है, अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी बार बार उसको पूछता है तो उसी को ही आंसर मारना है। तो आंसर तो हम वैसे भी थीम को आधार मानते हैं, तो इसका पतन हो गया। राजधानी नगर तो कोई थे ही नहीं ये सारे। इस्पात का निर्माण का केंद्र भी हमको पता है कोई ऐसा था नहीं। जैन तीर्थार्कों के जो चैत्य थे वो भी इससे संबंधित नहीं है। ये आंसर का तो हमको पता लगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये पतन थे। लेकिन इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को थोड़ा और तोड़ते हैं, देखते हैं। ये देखो, ये थे चेर वंश। आप लोगों ने संगम काल में पढ़ा होगा चेर वंश। ये पांड्य वंश, और ये एरिया था चोल वंश का। यहाँ याद रखना है कि जो ये मुचीरी है, मु मुचीरी, ये चेर वंश का बंदरगाह था। और दूसरा इसमें ये याद रखना है कि ये पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इसमें जो कुम्हार है, कुम्पुहार, ये चोल काल का बंदरगाह था। और ये कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। पांड्य जो है कोरकई, वो कोलची भी कहते हैं कहीं कहीं, कोरकई। और ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये थामरा परनी नदी है एक, उस पर स्थित है। ये तीन चीजें एक साथ ही हमको, इसका नदी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये स्थल किस में है, ये चोल वंश का है, ये पांड्य वंश का है, ये चेर वंश का है। आगे आपको एक चीज और याद रखना है इसमें, कि इसमें जो ये पूर्वी तट है इसके जो बंदरगाह है कौन कौन से हैं?
इसके जो पश्चिमी तट है उसके बंदरगाह कौन कौन से हैं, ये आपको आगे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस संगम काल का क्वेश्चन है, संगम काल में कौन कौन से बंदरगाह पूर्वी तट के थे और कौन कौन से पश्चिमी तट के थे। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो संगम, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संगम कालीन प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर थे। ये क्यों थे पश्चिमी तट पर, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि संगम काल जब चल रहा था तो संगम काल का ऊपर था मौर्योत्तर काल। ऐसा माना जाता है कि मौर्योत्तर काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरा विश्व से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। पूरा विश्व से का मतलब है जैसे मिस्र से जुड़ी हुई थी, इधर दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी हुई थी, उधर जो रोमन और यूनानी सभ्यता था यूनानी यूनानी और रोम सभ्यता थी उससे भी ये लिंक थी। दूसरा ये है कि हमारा जो संगम काल चल रहा था उसके अंतर्गत जब ये अरुकामेडी एक स्थल मिलेगा आपको तमिलनाडु पर, यहाँ से रोमन बस्ती और रोमन द्वीप, रोमन के जो अवशेष मिले हैं, इससे ये निर्धारित होता है कि रोमन बस्तियों का जो है संगम काल से व्यापार चल रहा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। और ये व्यापार जब चल रहा था तो ये पश्चिमी तट पर ज़्यादा था चोलों के साथ में, इसलिए मोस्टली बंदरगाह कहाँ पर थे, पश्चिमी तट पर थे। और ये स्थल एक बहुत इंपॉर्टेंट है अरुकामेडू। दूसरा है कि पुहार, कावेरीपट्टनम, उरियूर, ये आपको ये देखना है कि कौन सा पूर्वी तट पर है और कौन सा पश्चिमी तट पर है। यहाँ पर आपको जो ये अरिकामेडू है इसके ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से रोमन बस्ती जो है एम्फोरा, जार जार जो लोटा टाइप सा था, मनके कारखाने, रोमन द्वीप के जो जो ये सम्राट था अगस्टस, और जो टिवेरियस था इसकी मोहरें मिली हुई हैं। माल गोदाम जो बड़े बड़े गोदाम हैं वो मिले हुए हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि यहाँ से यूनानी सभ्यता का व्यापार चल रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। ये चेर राज के बंदरगाह हैं, ये आपको पश्चिम वाले बंदरगाह हैं, और ये पांडे के बंदरगाह हैं। इसको आपको मैप बना करके सारे पश्चिम में कौन से हैं, पांड्यों के कौन से हैं, चेर और चोल कौन कौन से बंदरगाह हैं ये याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। देखो जब संगम काल पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो ग्रंथ है, याद दो ग्रंथ हम पढ़ते हैं हमेशा। पहला ग्रंथ है एहना नूर, एहना नूर। दूसरा है उहुना नूर। ये ग्रंथ जो है, ये दो ही ग्रंथ है संगम काल के इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एहना नूर है इसकी थीम है प्रेम से संबंधित, और जो ये ऊना नूर है इसकी है वीरता से संबंधित। पूरा संगम काल में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी दो ही थीम पढ़ते हैं, एक प्रेम से संबंधित ग्रंथ, एक वीरता से संबंधित ग्रंथ। यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा है, इसने पूछा है कि वट तिरुतल की प्रथा किससे संबंधित है। देखो अगर किसी को संगम काल की थीम पता है कि उससे वहां पर केवल प्रेम से संबंधित थीम है और वीरता से संबंधित, तब तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हम इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिका को नियुक्त करना, ये देखो ऐसा पढ़ते हैं ना कि उत्तर उत्तर भारत था उसमें महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा ही अच्छी रही थी। जैसे देखो ये बोल रहा है कि राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त किया जाता, उनका नाम था पदनगिरी, ये इनका नाम था। जैसे आगे जाके चोल काल आएगा वहां पर उड़न कट्टम बोलेंगे, और विजयनगर काल में तो महिलाओं को अंगरक्षिकाओं के साथ साथ वहां पर कुश्ती लड़ने का अधिकार था, ज्योतिषी का अधिकार था, मतलब बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषय पर विचार विमर्श करना, ये देखो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एनसीईआरटी में या कहीं बुक पढ़ोगे तो ये मिलेगी। ये लाइन जो है इस काल की नहीं है, लेकिन ये किस काल की है, ये है पल्लव वंश की। पल्लव और जो चोल वंश है वहाँ आपको ये लाइन मिलेगी कि जैसे पल्लव वंश में जो महेंद्र वर्मन है, उन्होंने जो मत्त विलास प्रहसन नाटक लिखा उसमें जो है धर्म से जुड़े हुए विषयों पर डिस्कशन किया। और सबसे बड़ी बात है चोल काल में एक आपने शासक पढ़ा होगा कुलोतुंग। कुलोतुंग, ये जो कुलोतुंग था, यहाँ रामानुजाचार्य को तो आपने नाम भी सुन रखा होगा। ये जो रामानुजाचार्य थे, इनका संघर्ष, इनका जो विचार है धर्म और दर्शन से, इन पर विवाद दिखाया है कि धर्म और दर्शन पर किस टाइप से, जैसे यहाँ पर वैष्णव धर्म का जो ज़्यादा प्रभाव था, तो ये जो धर्म के जो बिंदु होते थे उन पर विचार विमर्श था, वो ये काल की विशेषता है पल्लव और चोल काल की।
नहीं कि वो संगम काल की, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक किशोरियों द्वारा, देखो ये स्टेटमेंट कितना वो है कि जो किशोरियाँ होती थी, जो नवजात लड़कियाँ होती थी, वो कृषि क्षेत्र की निगरानी करने के लिए चिड़ियों और पशुओं को भगाना था। ये आज भी हमारा, ये संगम काल से लिया हुआ है। आज भी जब हम खेतों में काम करते हैं, हमारी कृषि जो सभ्यता का आधार, वो यहाँ से देखा जाता है इस पॉइंट को, कि जो खेतों में हम काम करते हैं, तो जो पशु आते हैं या चिड़िया हैं या छोटे मोटे कीड़े हैं, उनको भगाने के लिए हम ड्रम का यूज करते हैं। उसी प्रकार ये पॉइंट था। तो इस ये संगम काल की एक प्रमुख विशेषता है। लेकिन ये आंसर नहीं है, विशेषता जरूर है उस काल की। कभी पूछ सकता है इसी ऑप्शन को कि संगम काल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी, तब तो ये सही होगा। लेकिन वहां तो पूछा कि वट किरुतल, किरुतल किससे संबंधित है। अब वटगुरुतुल का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा देखता है। आंसर इसका पहुंच गया, हम आंसर तक पहुंच गए। आंसर है डी। लेकिन वटगुरुतुल का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। वीरता से संबंधित यहाँ के जो राजा होते थे, वो क्या करते थे कि यदि युद्ध में वो पराजित, यदि किसी से युद्ध लड़ा उन्होंने और वो वहां पर हार गए, तो हारने के बाद में वो ये करते थे कि उपहास करते थे। और उस उपहास में वो सोने के आभूषण पहनते थे और कुछ भी खाते पीते नहीं थे। वो नेचुरली मतलब मरने का प्रयास करते थे कि हम कैसे हार गए। तो ये प्रथा थी, उपहास करके, जो सोना पहन के और उपहास करके वस्त्र आभूषण पहन करके अपने आप को वैसे ही मार लेते थे। उस प्रथा को बोलते हैं वट किरुतल प्रथा। ये वीरता को दिखाती है, इस काल की वीरता की विशेषता है। तो ये हमको याद रखना है कि वट कुरुतल किस काल की विशेषता है, संगम काल की। और किससे संबंधित है, वीरता से संबंधित। ऐसा ये जो राजा है वो क्यों करते थे, क्योंकि उनके जो मूल्य थे वो वीरता से प्रेरित थे। तो इसका आंसर है हमारा डी। युद्ध में पराजित राजा का आमरण सन, तो वट कुरुतल ही कहलाता था वो। ये देखो, पदम गलीर, ये वो जो ऑप्शन था वो याद रखना है आपको। और कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे अरसर, वहाँ के जो राजा होते थे उसको अरसर कहते थे। अंडनार, ये ब्राह्मण को कहते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वेनिगार, ये पूछा हुआ है और एनसीईआरटी में है। वेनिगार वणिक वर्ग जो व्यापारी थे उनको कहा जाता था। और वीरकाल जो युद्ध में मरे हुए सैनिक है, वो इसे संबंधित है। ये देखो, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने साम्राज्य अपने आद आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित। देखो, इन्होंने पूछा है कि 8वीं शताब्दी में कौन किस किस वंश की स्थापना हुई। होयसेल, गहडवाल, काकतीय, यादव। 8वीं शताब्दी का मतलब जो 7 से लेकर के इस टाइम के बीच जिस वंश की स्थापना होगी, उसको हम आंसर में इंक्लूड करेंगे। अब मैंने कल भी डिस्कशन किया था, परसों भी डिस्कशन किया था कि ये वंश थे, इनको तो एक तरीका तो यह है कि इनकी याद, इनकी डेट याद होनी चाहिए। दूसरा है कि इनकी जो राजाओं की कहानी है उनसे लिंक करके पढ़ना चाहिए। मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, जैसे कि ये जो काकतीय वंश था, यहाँ का अपन ने कल परसों क्लास की थी, वो प्रताप रुद्रदेव एक शासक था। प्रताप रुद्र सिंह, ये काकतीय वंश का शासक था। और इसको किसने हराया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक ने हराया था, इसका मतलब है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम तो 12वीं सदी का है। तो ये तो देखो टाइम नहीं है हमारा, 11वीं से 12वीं शताब्दी का वंश है ये आंसर तो होगा ही नहीं। 11वीं सदी का है ये जो था ये 10वीं सदी का है, ये भी 11वीं का है, और ये 12वीं सदी का है। तो देखो, ये पूछा है कि 8वीं शताब्दी में कौन कौन से थे। लेकिन इसको करना कैसे था, देखो, जब भी आप इन वंशों को पढ़ते हो, तो होयसेल जो वंश था, ये जो होयसेल थे, ये कहाँ पर थे, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में थे। और जब राष्ट्रकूट का पतन हुआ था, तब इनका जो है, उनकी उत्पत्ति राष्ट्रकूटों से मानी जाती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में राष्ट्रकूट होता, तब तो सही होता कि 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट तो थे। लेकिन ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे, तो ये तो आंसर में नहीं होगा। गहडवाल वंश, आपने जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ोगे, गुर्जर प्रतिहार हिस्ट्री में, गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, उससे कम से कम 16 वंशों की उत्पत्ति हुई। तो जो 16 वंश थे, उसमें से एक वंश था गहड़वाल। आगे देखेंगे इससे कौन कौन से गुर्जर प्रतिहारों से निकले। तो गुर्जर प्रतिहार थे, वो किस काल के थे, वो इसी काल के थे। लेकिन उनसे जो उत्पत्ति हुई, तो ये है 12वीं 11वीं शताब्दी के। काकतीय वंश, ये मोहम्मद बिन तुगलक से। और ये यादव, देवगिरी के जो यादव है, ये तो एक ऐसा है कि ये लास्ट में 14वीं शताब्दी तक चला। इससे मोहम्मद बिन तुगलक और जो अलाउद्दीन खिलजी है, सबसे संघर्ष रहा। तो ये सारे देखो, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी के टाइम पीरियड है। और ये पूछ रहा है 8वीं शताब्दी का। मतलब यूपीएससी देखो कितना पूछता है, 500 साल का अंतर दे, 400 से 500 साल का अंतर दे के पूछ रहा है। फिर भी इसको मोस्टली जो है, बहुत सारे लोग हैं इसको आंसर को गलत करके आए थे। तो आपको आगे से एक ये भी देखना है कि पढ़ते टाइम हम जो ये वंश है, इनको कैसे याद रखें। और इनको याद रखने का एक तरीका है कि इनकी डेट याद रखें। दूसरा है कि ये किस टाइम के और इनकी जो राजाओं की कहानी है उनसे लिंक करके पढ़ने का प्रयास करें।
जैसे ये होयसलों का था, मैंने आपको बता दिया। ऐसा ही गहडवालों को प्रतिहारों से उत्पत्ति थी। ये काकतीय वंश था, जो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ये देवगिरी के यादव। ठीक है, तो आप इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो है प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति, रचनाकार। देखो, देवी चंद्र गुप्तम, ये तो जो है पीवाईक्यू में पहले ही पूछा हुआ है। विशाखा दत्त जो है मौर्य काल का एक लेखक है, विशाखा दत्त, उसका ये नाटक है देवी चंद्र गुप्तम। तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, विशाखा दत्त की है ये विशाखा दत्त। और विलहन, विलहन तो है वो बेचारे विक्रमादेव चरित्रम इसकी थी, वो 11वीं सदी के कश्मीर के कवि हैं ये। तो आंसर ये तो एक तो होगा ही नहीं। हमीर महाकाव्य, ये देखो हमीर एक राजा था, ये चौहान वंश का राजा था और ये रणथंबोर का शासक था। तो हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी की है, ये सही है। मिलिंद पनो, ये देखो आपको ये फिर से क्वेश्चन आ गया। ये मिलिंद पनो जो है ना, ये नागार्जुन नहीं है, यहाँ पर नागसेन है। नीति वाक्य अमृतम, तो ये भी गलत है। नीति वाक्य अमृतम, देखो इसको तोड़ के रखो। नीति मतलब पॉलिसी, वाक्य मतलब जो लाइन होती है, स्टेटमेंट। अमृतम मतलब अमृत के समान। इसके अंतर्गत जो अच्छी अच्छी चीजें थी, सोशल कंडक्ट थे, मोरल कंडक्ट थे, वो थे सोमदेव सूरी के। ये देखो, ये भी जो था 14वीं 15वीं शताब्दी का था। और इसके अंतर्गत इतने अच्छे अच्छे नीति वाक्य अमृतम में, जैसे राजा कैसा होना चाहिए, राजा को जो है जनता को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, जो राजा के मंत्री कैसे होने चाहिए, कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, वो ये इस बुक में उल्लेख है। और ये सोमदेव सूरी की है। तो आंसर है ये, दो ऑप्शन सही हैं। और मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, अगर आपने वीडियो देखे हैं तो, कि चार जहाँ भी ऑप्शन है, चार कौन है यहाँ पर, 1 2 3 4, जब भी चार ऑप्शन आएंगे, यदि हमको कुछ भी पता नहीं है, और वो तब करना है जब हमको कुछ भी पता नहीं है, तो उसका आंसर हमको ओनली दो मारना है। जैसे यहाँ पर केवल दो ही कथन सही हैं। उसका रीजन ये है कि ये स्टेटमेंटों को थोड़ा इधर से उधर कर कर सकता है एग्जामिनर। तो ये आगे हम एक साथ ही जब देखेंगे ना पीवाई को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, तब बताएंगे कि इसको कैसे कैसे किया जाए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो विलहण था, विलहण, ये विलहण है, और इनकी ये रचना इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देवचरित, विक्रमादित्य षष्टम के काल में थे ये। और ये हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की, देखो 15वीं सदी की थे। सोमदेव सूरी, ये नीति वाक्य अमृतम ग्रंथ की रचना की। अब ये अगली एग्जाम में भी आ सकते हैं दोबारा से। विशाखा दत्त की जो रचना थी वो मुद्रा राक्षसी, और एक देवी चंद्रगुप्तम, ये जो एग्जाम में पूछा है इसने, मिलिंद पलो नागसेन द्वारा रचित है। और बाकी ये जो रचनाएं हैं ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नागार्जुन की रचना है। तो नागसेन और नागार्जुन दोनों में अंतर करके लिखना है, कौन कब का टाइम है और कौन किसके समकालीन था। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। देखो, जैन धर्म की एक ऐसी मान्यता है कि आपने कभी सुना है कि जैन जैन धर्म के जो लोग हैं वो जो है एग्रीकल्चर करते हैं, कभी भी खेती नहीं करते वो लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका उनके धर्म में ऐसा माना जाता है कि यदि हम खेती करेंगे तो खेती करते समय जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, यदि हमने उनको मार दिया तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो आत्मा है उसको भी मार दिया। तो इसलिए ये खेती नहीं करते कि वो आत्मा को बहुत ज्यादा मानते हैं कि आत्मा ही है और आत्मा है, उसके अंदर जीव होते हैं। ये कह रहे हैं जल धाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है आत्मा। आत्मा केवल जंतु और पादप की नहीं है। ये कह रहा है कि जो जानवर हैं और जो प्लांट हैं, आत्मा केवल उनमें ही नहीं है, बल्कि जो जो शिलाओं हैं, चट्टान हैं, और जल धाराएं हैं, और जो प्राकृतिक वस्तु है, ये तो कहता है कि जो प्राकृतिक वस्तु पत्थर है उसमें भी आत्मा है। तो ये विचार है, ये तो सीधा सीधा जैन परंपरा का है। ऑप्शन इसका सी है। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया। देखो मैं आपको, ये जो गुजरात के जो शासक थे, इनमें से ये जो शासक एक एक दो शासक इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। उसको उसकी एक मैं आपको हिस्ट्री, इतिहास की एक कहानी सुना रहा हूँ, वो सुननी है। कि एक बहादुर शाह नाम का एक शासक था। उसका टाइम पीरियड ऐसा था कि वो गुजरात को बहुत ही स्वतंत्र रखना चाहता था। ऊपर से जो है हुमायूं उनके समकालीन थे, हुमायूं बार बार उन पर अटैक करता था। और ये जो बहादुर शाह थे, इनकी जो विदेश नीति थी वो इतनी दूरदृष्टि थी कि वो हर चीज़ को पहले से ही सोच के चलते थे कि यहाँ से इनका संघर्ष होगा और इनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो इनको लगा कि यार हुमायूं से हमारा संघर्ष होगा, तो इन्होंने जो है पुर्तगालियों से संधि कर ली। और पुर्तगालियों से जब संधि की थी, तो
ये जो एरिया है गुजरात का, इसमें यहाँ पर है बसीन और दीव एक क्षेत्र है। तो ये जो बसीन और दीव है, ये पुर्तगालियों से बोला कि ये क्षेत्र तुमको व्यापार करने के लिए दे दिया जाएगा। पुर्तगाली खुश हो गए। तो पुर्तगालियों ने जो है बहादुर शाह से संधि कर ली। पुर्तगालियों ने और बहादुर शाह ने मिलकर के हुमायूं को पराजित कर दिया। जैसे ही हुमायूं को पराजित किया पुर्तगालियों ने और बहादुर शाह ने, तो बहादुर शाह को ये लगा कि ये जो पुर्तगाली हैं ये मेरे लिए अब खतरा हो सकते हैं। तो बहादुर शाह ने तुर्की जो सेना थी या मिस्र की जो सेना थी, नेवी थी, उनसे संपर्क किया और उनको अपने साथ मिला करके पुर्तगालियों को बैलेंस करने का कार्य किया। लेकिन ये पुर्तगाली से ये बहुत ही तेज थे और इनको ऐसा पता लग गया कि ये जो है इस टाइप से कर रहा है। तो पुर्तगाली गवर्नर जनरल था अल अल लीनो दा कूनो, जो इसमें आएगा, उसने उसको बुलाया और ये जो तट के बोला कि आज हाँ यहाँ पर हम बैठ के कोई संधि वार्ता करेंगे, और साथ ही साथ में इस तट से उसको धक्का मार दिया। तो ये शासक था बहादुर शाह। ये बहादुर शाह था और ये एकमात्र ऐसा शासक था कि उसको धोखे से जो है अरब सागर में पुर्तगालियों ने गिरा दिया था। तो ये एक इसकी एक हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं तो वहां से लिंक करो। देखो गुजरात के किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द किया। तो अभी मैंने जो इसकी एक जो कथा बताई थी, इसकी जो लिंक बताया था, उससे आंसर तो निकल गया ये है। अब लेकिन मान लो किसी को थोड़ा सा देखो, इनके टाइम पीरियड देखते हैं ना, बहादुर शाह है, ये जो अहमद शाह है, महमूद बेगड़ा। अहमद शाह जो था, ये जब था तब तो इस पुर्तगाली आए ही नहीं थे भारत में, तो पुर्तगालियों को दिया गया। ऐसा ही बेगड़ा का, ये दोनों को टाइम पुर्तगालियों से संबंध ही नहीं है। मोहम्मद शाह है तो इसका बेटा था, तब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो याद रखना है कि थोड़ा सा कि जो है ये बहादुर शाह का बहुत ही आपको मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन भी आता है कि बहादुर शाह ने गुजरात को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए और क्या क्या प्रयास किए। संधि हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे क्षेत्रों को मिलाना हो, या फिर इनका कल्चर में भी बहुत सारा योगदान है। तो वो आपको एक साथ ही चीज़ों को समझ के और याद रख के लिंक करके आगे से समझना है। ये देखो बहादुर शाह का टाइम पीरियड देखो, और पुर्तगाली आए थे 1498 में। तो इन्होंने 1510 में आके या 1531 में आके या 30 में आके इन्होंने इनसे समझौता किया था। गुजरात की शक्ति चरम पर पहुंच गई, उसने मालवा को देखो गुजरात में मिला लिया। 31 में तुर्की सेना की सहायता ली पुर्तगालियों से, और 1531 में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगाली की सेनाओं को दीव में पराजित कर दिया। ये देखो। और 1535 में वाइसराय न्यूनो दा कुनो ये था, इसने पुर्तगालियों द्वारा बंदरगाह के उपयोग के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ एक संधि की थी। और यही क्वेश्चन पूछा था पेपर में। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? देखो ये एक्ट तो हमेशा यूपीएससी में आते रहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, ये 1773 का था। पिट्स इंडिया एक्ट 84 का, ये तो डेट दे ही रखी है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे तो पहली बार जो थी ब्रिटिश संसद ने कंपनी के कानूनों में हस्तक्षेप करके उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया था। इसके देखो एक क्वेश्चन क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको भारत का गवर्नर जनरल इस एक्ट के तहत बनाया गया था, 1833 के एक्ट के तहत। ये क्यों बनाया था? 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट जो है, ये यूरोप की हिस्ट्री से में ऐसा एक्ट आया था कि वहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति बहुत चरम पर पहुँच गई, और मुक्त व्यापार की नीति से जो मोस्टली जो वहाँ के जो सामान थे उनको भारत में डंप करना था। इसलिए ये एक्ट को बनाया था। और ये एक्ट के बनाने के बाद भी देखिए भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि सारे काम तो गवर्नर जनरल के साइन ही होंगे ना आयात निर्यात पर। इसलिए ये पॉइंट तो यहाँ से याद रखना है। लेकिन मान लो ये यूँ पूछ लेता कि जो बंगाल के गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया था, तब तो क्वेश्चन इसका रेगुलेटिंग एक्ट आता। इसने पूछा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया था, इसलिए ये क्वेश्चन है 1833 का एक्ट। बहुत सारे लोग इसमें फंस गए इसमें। तो इसका फैक्ट क्या होता, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था। जबकि यहाँ पर क्या था, ये जो गवर्नर जनरल है ये बंगाल का था, इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। दोनों में अंतर है। एक ये रेगुलेट एक्ट के बारे में ये देखो, एक बीओडी और सीओडी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें। जो बीओडी की संस्था थी वो पहली बार यहाँ आई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। सीओडी संस्था वो तो बहुत पहले से ही चल रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट है, ये आपको जो है 1784 का है, और इसमें कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है। और बाकी ये एक्ट का कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, 20 साल के लिए बढ़ाने के दिया था। इसमें क्या हुआ था, ये इसमें नीचे पढ़ेंगे हम।
देखो 13 एक्ट में 1813 का एक्ट था वो मुक्त व्यापार नीति से संबंधित था। और ये जो 33 का एक्ट है इसमें क्या हुआ, चाची, चाय और चीनी। और चाची का ट्रिक्स है चाय और चीनी, इनको छोड़ करके मुक्त व्यापार करना था। देखो ये आगे देखेंगे, देखो कैसा किया। 33 का एक्ट, व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने के चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के साथ व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये मैंने जो चाची बताया था आपको, यहाँ से याद रखना है। चाची का मतलब यहाँ पर एक तो चीन था और एक चाय था। दूसरा है कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, ये अपने क्वेश्चन में ही था। और एक इसमें इंपॉर्टेंट ये थी कि इसमें एक विधि सदस्य, ये विधि सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। और दासता को अवैध रूप से घोषित किया गया, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि दासता को किस एक्ट के तहत अवैध रूप से घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसमें विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य बना दिया गया था। दूसरा है कि जो विधि आयोग है उसको, विधि आयोग का जो, ये भारत में जो कानून होते थे इनका क्लासिफिकेशन के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। और विधि आयोग, विधि आयुक्त भी नियुक्ति है। मतलब ये है कि कुल मिला के 1833 का एक्ट में यदि आपसे कोई पूछे तो एक ही साथ ही याद रखना है कि 1833 का जो एक्ट है उसमें बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयुक्त का गठन किया गया, विधि परिषद का गठन किया गया, और मैकाले इसका वो था जो इसको चलाने वाले प्रथम सदस्य थे। तो ये एक साथ ही आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो जो जैसे ये एक्ट, ये इनके जो जो प्रावधान होते हैं वो याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो वहाँ क्या चल रही थी, वहाँ की जो सिचुएशन क्या थी, वो सारी सिचुएशनों को यहाँ पर लागू करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यहाँ से लिंक करके पढ़ेंगे तो एक भी पॉइंट आपको याद ही नहीं करना। वहाँ क्या चल रहा था और यहाँ क्या चल रहा था, वो वहाँ की परिस्थितियों ने ही यहाँ को, यहाँ की परिस्थितियों को ये पॉइंट याद करने के लिए हमको विवश किया है। तो ये याद रखना है आगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर री, H.L. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ये ऑप्शन तो प्रेस की स्थापना, रजवाड़ों, ये ऑप्शन कभी आए ही नहीं यूपीएससी में। वैसे भी इसका इंपॉर्टेंट आंसर थीम ये है यूपीएससी की। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पतन था, उसमें उसकी चार तीन थीम कभी यूपीएससी में पूछी ही नहीं, तो हमको थीम पे उत्तर मानना है। इसकी थीम क्या है, पुरातात्विक। लेकिन इसमें ये भी देख लेते हैं कि अलेक्जेंडर री है, ये किससे संबंधित है। दूसरा है कि इसमें ये वॉल्टर इलियट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये दो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये जो है ये हमको मतलब पढ़ने की आवश्यकता है। देखो इनकी जो है ये देखते हैं। जो इलियट है उसको तो यहाँ से देखना है कि जो अमरावती की जो स्तूप है इसमें जो मूर्तियों की खुदाई हुई थी, इसका काम इसी ने किया था। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, धान्यकटक था, वो अमरावती का दूसरा नाम था। तो यहाँ जो स्तूप मिलेंगे अमरावती के महायान बौद्ध धर्म के, उनकी खुदाई का संग्रह कार्य इलियट ने किया था। और दो, एक है अलेक्जेंडर री, इसने तमिलनाडु में जो पल्लवरम की पहाड़ियां हैं, ये पल्लवरम की, पल्लवरम से जो एक क्षेत्र था उसमें, उसमें जो कब्र है उस पर काम किया था। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ एक ये भी याद रखना है कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, इसके नेतृत्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो ये पूछ सकता है कि जो पुरातत्व पुरातत्व विभाग है उसकी जो स्थापना है किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ये है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थल हैं जिसके लिए ये स्थल हैं और इनका किससे संबंध है। देखो अभी जब आपसे इससे पहले क्वेश्चन किया था नागसेन वाला, नागार्जुन, वहाँ नागार्जुन था, और ऑप्शन में था नागसेन, मतलब ये ऑप्शन में था और वहाँ नागसेन होना चाहिए। मैं आपको दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ कि इंडो ग्रीक शासक आए थे, ये कब आए थे, मौर्यतर काल में। जब ये इंडो ग्रीक शासक आए थे तो ये भारत में आते थे। और इंडो ग्रीक शासकों में पहला जो मिलिंद पनो आया था, मिलिंद आया था, तो वो क्वेश्चन तो नागसेन वाला था। ये जो था मिलिंद, इसका नागसेन से धर्म पर विचार विमर्श होते हैं। और इस विचार विमर्श में नागसेन ने बौद्ध धर्म को, मतलब इनके धर्म से तुलना करके अच्छा बताया, और इसको समझ में आ गया कि वो धर्म अच्छा धर्म है। तो ये इसका भक्त हो गया। तो मिलिंद वनों में नागसेन और इनके बीच का संवाद है। ये कब की टाइम है, ये इंडो ग्रीक शासक। और एक इंडो ग्रीक शासक और आएगा, वो जो था उसका उसका नाम था वो एंटियालोकिड्स था। क्या नाम था, एंटियालोकिड्स। और उसका जो
शासक, उसका जो दूत था उसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। अब ये जो हेलियोडोरस है इसका एक अभिलेख है बेसनगर। ये बेसनगर है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो बेसमर, इसने क्या किया, मिलिंद पन्नू ने नागसेन से डिस्कशन किया तो बौद्ध धर्म को इसने बताया कि इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, तो ये मान लिया। इसने बोला कि नहीं, इसने बोला कि जो वैष्णव धर्म है इसमें अच्छी चीज़ें हैं। तो देखो, ये जितने भी विदेशी आए थे इसने आके ये अपनी बातों को, और इसने अपने एक अभिलेख ही स्थापित कर दिया, उसका नाम था हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। तो ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। इंडो ग्रीक शासक ये भी थे, ये भी इंडो ग्रीक ही थे। और ऐसा ऐसा माना जाता है ना कि जो हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर कोई भी आए थे तो हमारे यहाँ आकर के वो यहीं के ही हो गए। जैसे अमृतसर काल में बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने यहीं का ही धर्म स्वीकार कर लिया। इसने तो देखो इनको बौद्ध धर्म ग्रहण करा लिया, इसने देखो इसको वैष्णव धर्म ग्रहण मतलब अडॉप्ट करा लिया। तो ये हमारी अच्छी बात है ना कि हमारे धर्म की बातें बताकर इनको अडॉप्ट करवा लिया। तो ये पॉइंट तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, बेसनगर शैव नहीं है, ये वैष्णव धर्म है, अभी पढ़ा हमने। भाजा का चैत्य बहुत फेमस है, भाजा का चैत्र। ये चैत्य किससे समझ आता है, गुफा मंदिरों से। चित्तनवासल एक जैन गुफा है, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में है ये। और जैन गुफा है, इसको जो है पत्थरों को काट के बनाई हुई है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 और 3, और केवल 2 सही है। जैसे देखते हैं बेसनगर, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि बेतवा नदी पे थी, किसके काल में आए थे ये। चित्तनवासल के बारे में देखना है कि तमिलनाडु में है ये। भाजा की गुफा ये आपको पढ़ लेना है यहाँ से। ये देखो, ये क्वेश्चन है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक तरीका है कि जब कथन है उसको पढ़ो अच्छे से, उस कथन के बीच में बिकॉज लगा के देखो, कारण मतलब बिकॉज लगा के देखो। जैसे 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया क्योंकि, मतलब बिकॉज का मतलब है क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो अब आप लोगों को जब बिकॉज और क्योंकि लगा के देखेंगे तो थोड़ा एक फील आएगी कि क्या इसका रीजन ये सच में हो सकता है। अगर ये रीजन है तो इसका आंसर फिर तो पहला ही आएगा, दोनों कथन सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ हमको याद रखना था कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन जब टाउन हॉल से उसकी औपचारिक घोषणा हुई थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, और 7 अगस्त 1905 में मानी जाती है। तो हथकरघा दिवस तो सही है कि 7 अगस्त को ही माना जाता है, और 1905 में इस दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो आंसर तो सही है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्वदेशी आंदोलन का जो ये हथकरघा दिवस था, ये उस दिन घोषित तो हो गया, लेकिन भारत में पहली बार जब 2015 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, 14 में 15 में, तो पहली बार हथकरघा हथकरघा दिवस को 2015 में मनाया गया। ये उसी प्रकार है जैसे संविधान दिवस है, 26 जो नवंबर है, 26 नवंबर 1949 संविधान अडॉप्ट कर लिया, लेकिन संविधान दिवस भी 2015 में ही चालू किया गया। उसी प्रकार हथकरघा दिवस भी है, 2015 में ही चालू हुआ। तो आंसर इसका क्या हुआ, फर्स्ट। ये देखो, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बहिष्कार प्रस्ताव हुआ, और भारत के हथकरघा उद्योग ने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि चेन्नई में इसका पहली बार इसको मनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक के तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। देखो, आज तक ये देखा है, मल्लिकार्जुन, वीर विजय, विरूपाक्ष, ये यूपीएससी का भी थीम नहीं है। अगर यहाँ पर कृष्णदेव राय ऑप्शन में होता तब आप लोगों के लिए समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन यहाँ तो केवल देवराय प्रथम ही दिया है। और हरिहर बुक का जो है उसका भी एक बार क्वेश्चन आया था। तो विजयनगर की थीम ही 3 है, एक है कृष्णदेव राय, हरिहर बुक का तो इसलिए कि उन्होंने इस जो है संगम वंश इसका जो था विजयनगर को उसकी स्थापना की थी पहली बार, तो वो तो पूछा ही जाता है। जब दूसरा है कि देवराय प्रथम है। ये देखो, नहरों के मामले में एक देवराय प्रथम है, एक देवराय द्वितीय है। ये दोनों ही जो है इन्होंने नहर और सिंचाई की प्रणाली का बहुत बड़े स्तर पर आविष्कार किया है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है मेंस में तो जब पूछा जाता है ना कि विजयनगर की जो है सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन प्रणाली या कृषि में, तब तो हम इसको फैक्ट में ही लिखते हैं कि उसने नहरों का निर्माण किया। तो ये तो वैसे ही याद हो गया। दूसरी बात है कि एक इनके शासनकाल में कौन कौन आए थे, जैसे कृष्णदेव राय है, केडीआर। तो इसके काल में कौन कौन से यात्री आए थे, जैसे एक है बारबर, बार बारबोसा, एक है पायस। ये 2 आए थे और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, कृष्णदेव राय, बार बार पायस मतलब प्यास लगती है, तो ये तो यहाँ से याद हो जाएगा। ऐसा ही ये देवराय प्रथम के काल में भी जो आए थे कुछ यात्री, वो भी याद रखने हैं। जैसे ये देखो, देवराय प्रथम जो था इसके एक निकोलस कोंटी आया था, ये इंपॉर्टेंट है।
कोंटी किसके काल में आया था? देवराय प्रथम के। ये आपको बता ही दिया कि इन्होंने तुंगभद्रा पर दोआब बनाया था, और हरिभद्रा नदी पर भी बांध बनाया था। और ये इंपॉर्टेंट, हरिविलास का जो रचनाकार है, ये जो तेलुगु कवि थे त्रिनाथ, ये किसके दरबार में थे? ये देवराय प्रथम के दरबार में थे। तो एक ही साथ है, हमने दो तीन चीजें, देवराय प्रथम जो था उन्होंने नहरों का बड़े स्तर पर निर्माण किया। दूसरा है कि उनके काल में कोंटी आया था। फिर हमने ये भी देखा कि कृष्णदेव राय को भी याद रखना है कि उसके काल में बारबोसा और पायस आए थे। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन हो गए आज हमारे। और आप लोगों को करना है कि देखो, पीवाईक्यू का करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो थोड़ा सा लिंक होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री वैसे वैसे भी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा बहुत बोर महसूस होंगे। दूसरा ये है कि आपको थोड़ा डेट याद रखेंगे, तो उसका ये है कि किसी भी, जैसे मान लो कि ये वंश पूछ रहा है, तो इसको याद करने का तरीका है कि कोई राजा की कहानियों से याद रखो। दूसरा है कि आपको किसके समकालीन कौन सा वंश था, ये मैं एक क्लास लेके आऊँगा सारे वंशों की, कि इतिहास में जो है एक तरह से 16 डायनेस्टी हैं। और वो 16 डायनेस्टी जो है वो यूपीएससी का मेंस का भी क्वेश्चन है और यूपीएससी का प्री का भी क्वेश्चन है। तो उसको हम एक क्लास में अलग से देखेंगे। तो धन्यवाद आज के लिए, और क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल देखेंगे फिर।